मुझे किसी पर कोई एहसान नहीं करने हैं, न तुम पर न तुम्हारे माता पिता पर, लेकिन तुम्हारे अंदर जो सुंदर संभावनाएं हैं, मैं उन सुंदर संभावनाओं को देखती हूँ तो लगता है कि जब तुम अपने जीवन को सुंदर ढंग से जीकर समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करके अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो तो क्यों नहीं। हाँ, जब हमको सही से ट्रेनिंग नहीं मिलती है तब हम उल्टे उल्टे काम करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा भी सौभाग्य है और ये आपका भी सौभाग्य है कि आप इस समय यहाँ बैठ करके पिछले 3 दिनों से ये चीज़ें सीख रहे हो, उनका प्रैक्टिकल भी कर रहे हो, सुबह में योगा भी कर रहे हो, बहुत सी बातें सुन भी रहे हो, बहुत सी शायद समझ नहीं आई, बहुत सी बातें समझ भी तुमको आई हैं, लेकिन हर बात, हर चीज़ जो आपकी यहाँ अकल में उतर गई निश्चय ही आपके जीवन में एक बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ करके जाएगी। तो हम अपने जीवन को सुंदर खुद बना सकते हैं। मैं स्वाभिमान से जीने को जीना कहती हूँ, जहां आप अपने लिए खुद कुछ करो, जहां आप अपने बाप दादा की कमाई, लड़कों का मैंने देखा एटीट्यूड अक्सर ये होता है, दादा का माल पापा को मिला, पापा का माल मुझको मिलेगा, तो पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो क्या फर्क पड़ता है, शादी अनपढ़ों की हो जाती तो मेरी भी हो ही जाएगी, शक्ल ऐसी कोई बुरी तो है नहीं, कपड़े थोड़े ढंग के पहन लेंगे, अपने आप कोई ना कोई लड़की या तो पटा लेंगे या घर वाले अपने आप देख दिखा के मेरे लिए ले आएंगे, तो दिक्कत क्या है। ये है अगर आपकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग आपकी जिंदगी के लिए, तो मुझे बड़ा तरस आता आपकी अकल पर। ये पर ज्यादातर ही सोचते हैं। लड़कियों का हाल में देखती हूँ तो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, पर इसी इंतजार में सज धज के जा रही होती हैं, कोई देख ले, पसंद कर ले, बस बात खत्म। पढ़ाई तभी तक है जब तक शादी नहीं हुई। जिस दिन शादी हुई बस किताबें कहाँ रद्दी में बिक गई, ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली। अब मेरे को बड़ा अजीब लगा था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, कॉलेज में थी, और मेरी क्लास में एक लड़की की शादी, और वो ऐसे हंसे इठलाए, ऐसे सबको अपना एटीट्यूड दिखाए जैसे पता नहीं उसको क्या नोबेल प्राइज मिलने वाला है, क्या होने वाला है। और मेरे को देख के इतना अजीब लगे कि बेवकूफ लड़की, तेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है क्या। लेकिन उसकी भी रॉन्ग ट्रेनिंग उसके माँ बाप की वजह से, जहां दिन रात यही होता है, लड़की बोझ है, लड़की बस अपने घर जाए, हम गंगा नहा लें, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, चैन की नींद सोए, लड़की है, इज्जत खराब ना हो जाए। एक तो इज्जत मर जाती इनको सारे समय पर, ना बोलते हैं दूसरे क्या कहेंगे, हर बात के लिए नहीं बोलते दूसरे क्या कहेंगे, बेटे ठीक से पढ़ ले, नहीं तो दूसरे क्या कहेंगे। कभी इनसे पूछो ये दूसरे कौन है, ये दूसरों का जरा पता तो दो, हम उनसे पूछें कि आपको क्या कष्ट है हमसे। पर दूसरे क्या है, दूसरे क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, पढ़ो 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 पढ़ो। पर जैसे ही 15-16 पार किए लड़की ने, घर वाले ढूंढना शुरू हो जाते हैं, लड़का, कोई लड़का है नजर में, कोई लड़का है नजर में, बस यही शुरू हो जाता प्रोग्राम। और लड़के भी इंतजार ही कर रहे होते हैं कि घर वाले बोलें कब शादी करेगा, हाँ कब शादी करेगा। वो भी इंतजार, अच्छा बड़े भाई की होगी अब तो मेरा नाम आ रहा है, छोटे बड़े, है ना, everybody is just waiting to get married, as if marriage is something which is a heaven. Well, it can be a hellish experience for some, right? I was just reading today a quote on the marriage. Father and son were sitting, and son said, "Father, what do you think? What is the cost of a marriage?" Father said, "Well, I don't know. I'm still paying. I'm still paying the bills. So I have no idea." A dietitian was giving a lecture and was talking about the dangers of eating contaminated food and drinking contaminated drinks.
And he gave a long, long list of all those things which can make you sick. And at the end of his lecture, he asked a gentleman who was sitting right in front, he said, well, have you ever experienced any kind of food-related sickness? Gentleman stood up and he said, yes, I ate my wedding cake. ट्यूबलाइट देर से जली है, हैं? ये ट्यूबलाइट देर से जलती है, समझ देर से आती है. एक ने कहा जितने कुमारे हैं इनके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए. बोले क्यों? कहते इनको खुश रहने का अगर कोई तो जुर्माना देना पड़ेगा ना, तो जो कुमारा रहे उसको टैक्स भरना चाहिए. Marriage is not the ultimate aim of your life. Cannot be. As I was talking about that girl who was my batchmate, she was that excited, jumpy, dancing in the whole college campus. I'm getting married, I'm getting married. कौन गधा मिल गया इसको भाई? Then after 5 years or so, I saw her walking with the 3 children. Every year one production. Three kids, and she had gone this fat. And her husband, who was walking beside her, had this big pot belly and a half-bald head. And I was wondering, okay, this is the donkey. Who has made her a donkey? Marriage is not the ultimate objective. Be something. Stand on your firm feet. Carve a personality. Become a tower house. Be something. Now, what are you? As I had said that day also, if I remove the surname, if I remove the wealth, the properties of your parents, who are you? What are you? What is your achievement? You need to create a signature of yourself. You need to carve a distinctive personality, and let me say this, each and every one of you have some special hidden quality, and you have to just explore what it is. And once you have caught hold of that one attribute, polish it. Groom yourself. It is not necessary that only through the academic education you can make a better future for yourself. Maybe you can be a good painter. Maybe you can be a good singer. Maybe you can be a good sportsman. Maybe you can become a good yoga teacher. Maybe you can become a good writer, a screenplayer. Maybe you can become a good cameraman. I always need good cameramen. You can become an editor, a cinematographer, a photographer. Why always you have to think about being an BCA, MCA, BBA, CA? These days, these are the only degrees which every child is talking about. At one time, it was, I want to be engineer, I want to be a pilot. Everyone was an engineer and everyone was a pilot. Then time changed, MBA came. Now everyone wants to be an MBA degree holder. So many students opted for this course that these days in every nook and corner there are hundreds of MBA degree holders and there are no jobs for them. Nowadays, everyone wants to do a BBA, a BCA, a computer engineering, a software engineer. Can't you think out of the box? Can't you think about something else?
There are so many things which we can do, which we can learn. But the most important thing is be an independent person. Don't be dependent on your parents. Do take guidance. Maybe if they can't give guidance, then there are people who can help you. और आज आपकी यही मदद करने के लिए हमारी इस सिटिंग के बाद आपको कैरियर काउंसलिंग करने के लिए, कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, उसके लिए हमने खास दिल्ली से कुछ लोगों को बुलवाया, which can help you what to do. पर सबसे जरूरी बात यह है कि बाप दादाओं के पैसे पे नजर अगर रखते हो तो तुम लोभी हो और आलसी हो और निकम्मे हो मेरी नजर में। अगर आप सिर्फ शादी करके और अपने घर वाले की कमाई के ऊपर ऐश करने की सोच रहे हो तो आपसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं। मैं गिरा हुआ इसलिए कह रही हूं कि आप किसी पर निर्भर हो रहे हो। एंड नो दिस, when you are dependent on someone, that someone is going to become your lord and will make you a slave. Right? जब आप किसी पर निर्भर होंगे तो वो आपका मालिक हो गया, तो उसे माई बाप बुलाना ही पड़ेगा, उसकी हर मर्जी पूरी करनी ही पड़ेगी। आपको अच्छा लगे ना लगे उसकी हर बात को सुनना ही पड़ेगा। और गुलामी कोई भी हो वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। और आप किसी के भी गुलाम क्यों बनो जब आप मालिक बन के जी सकते हो, जब आप स्वतंत्र होकर के जी सकते हो, तो फिर आप स्वतंत्रता में क्यों जियो, फिर आप किसी की गुलामी में क्यों रहो। इसलिए अपने पांव पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब आप अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान दें। और शिक्षा के साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को अपने अंदर ढूंढनी चाहिए और कुछ एक ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे गायन, जैसे नृत्य, जैसे लिखना, जैसे कोई कलाकृति, पॉटरी है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, कुछ ऐसी चीज जो अलग हो, जो काम सब कर रहे हैं। देखो, लंबे बाल रखने का फैशन आया, सब लड़कों ने लंबे बाल कर लिए इन 70s। फिर 80s में टाइम आया शॉर्ट क्रॉप्ड हेयर, सबने वो रख लिया। 90s में टाइम आया आर्मी वाले बाल, वो बिल्कुल छोटे छोटे, सबने वो कर लिए। तुम इंसान हो कि बंदर हो? और हमेशा आप किसी को फॉलो कर रहे हो। बेल बॉटम का टाइम आया, सबने बेल बॉटम पहन लिए। टाइट जीन का टाइम आया, सबने टाइट जीन पहन लिए। कॉलर बड़े, कुत्ता कॉलर, कुत्ता कॉलर माने बड़े बड़े होने चाहिए, ऐसे हाथ तक लट, उसको सबने वो रख लिए। शॉर्ट कॉलर, सबके शॉर्ट हो गए। माने वही करोगे जो सब कर रहे हैं, कुछ अलग करो। और कुछ अलग इसलिए नहीं करो कि दूसरे तुम्हें देखें, कुछ अलग इसलिए करो कि उस अलग को करने से तुम्हारी एक अपनी पहचान बनती है। कई बेवकूफ लोग हैं, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में एक बंदे का रिकॉर्ड सिर्फ इस बात के लिए है कि वो उल्टा साइकिल चलाता है। शीशा लगाता है अपने स्टैंड के ऊपर और शीशे में पीछे देखता है और उल्टा साइकिल चलाता है, तो उसके लिए उसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में। अब ये तो पागलपंथी हो गई। कुछ सीधा चले और तुम उलटबाजियां लगा लगा के चलने लग जाओ, कोई सीधा चले और तुम एक वो स्प्रिंग के ऊपर खड़े होके स्टैंड बांध लो और जंपिंग जैक की तरह जंप 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 मेंढक की तरह उछलते हुए एक जगह से। हाँ, आपका नाम अखबार में जरूर आ जाएगा इस पागलपंथी के लिए, लेकिन इसमें अकलमंदी तो कुछ नहीं हुई ना। जिंदगी को अकल से जीना, समझ से जीना, जिम्मेदारी से जीना,
ये बहुत थोड़े लोगों को पता चलता है। ऐसे जीने को तो सब जी रहे हैं और सारे मर भी जाएंगे एक दिन। जो जी रहा है आज वो कल मरेगा। लेकिन जैसा कबीर साहब ने कहा, सब रोते रोते जन्मते हैं, रोते रोते मर जाते हैं, पर मैं कबीर रोता रोता जन्मा जरूर हूं, पर रोते हुए मरूंगा नहीं, मैं हंसते हुए मरूंगा। अब ये हुई ना अलग बात। जब बाकी दुनिया दुख आने पे रोती है, तब मैं कबीर दुख आने पे हंसूंगा। और कबीर ने यह किया भी। कबीर के कुछ एक विरोधियों ने कबीर के झोंपड़े को आग लगा दी। कबीर जी उस समय गंगा किनारे में सत्संग कर रहे थे और किसी ने खबर दी कि अरे कबीर साहब, आप यहां बैठे सत्संग बांच रहे हो और आपकी तो झोंपड़े में किसी ने आग लगा दी। अच्छा कह के कबीर जल्दी से उठे और अपने झोंपड़े की तरफ लपक लिए। उनके सब सत्संगी भी उनके पीछे पीछे कबीर जी की मदद करने के लिए चल पड़े। जब तक वहां पहुंचे तो क्या देखे कि पड़ोसियों ने कुछ मदद करने की कोशिश की थी, तो थोड़ा बहुत जो सामान, कोई चारपाई, कोई चद्दर, कोई कपड़े जो वो बचा सकते थे, वो जलते हुए इस घर से वो बाहर ले आए थे। जो कबीर पहुंचे, जलता हुआ घर देखा। अब होना क्या चाहिए? परेशान होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, गाली निकालने चाहिए। किसने आग लगाई, मैं सबके घर में आग लगा दूंगा, ऐसी कुछ बात बोलनी चाहिए थी। पर कबीर तो शांत है। दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया। कबीर के एक भक्त ने पूछा, कबीर साहब ये क्या कर रहे हैं? कहते, अग्नि देवता हमारे घर में पधारे। अग्नि देवता हमारे घर में पधारे हैं तो उनका हम नमस्कार कर रहे हैं, हम उनको सम्मान दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और इतना कह के जो कुछ बचा हुआ था, वो चारपाई, वो कपड़े, वो संदूक, वो उठा उठा करके वापस जलते हुए घर में फेंकने लग गए। नहीं, ये क्या कर रहे हो? जो बचा है उसको तो बचाओ। कहते ये बचा ही क्या है, जो घर में मेहमान आया है उसको कुछ तो सेवा करनी है। अब अग्नि देवता को तो यही देना पड़ेगा, यही इसका भोजन है। तो उठा के सारा सामान जो कुछ बचा था वो भी उसने अग्नि में भेंट कर दिया। लोगों ने कहा, उल्टी खोपड़ी है, ये तो पागल है, ये क्या अकलमंदी थोड़ी ऐसे करना। पर कबीर तो कबीर है ना। आग धीरे धीरे ठंडी हो गई। तो वहीं पर उन्होंने जमीन में बिस्तर लगा लिया, जो चद्दर ओढ़ते थे वही चद्दर बिछा ली, उसी में लेट गए। उनके जितने शिष्य थे, पड़ोसी थे, वो सब उनके लिए भोजन ले आए। कुछ देर भोजन खाके उन सब से बातचीत करी। फिर धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घरों को, ठिकानों को चले गए और कबीर अपनी चादर पर लेट गए। जब ऊपर देखा तो आकाश में बड़े सुंदर तारे निकले हुए थे, आधा चांद भी निकला हुआ था। तो सुंदर दृश्य देख करके कबीर गाने लग गए। कबीर साहब गाने लग गए। कबीर कहते, मेरा झोंपड़ा था तो झोंपड़े के अंदर सोता था, तो रात इतनी सुंदर होती है पता ही नहीं था। ईश्वर की कितनी दया है। घर जला, बाहर सोया तो ही तो देख पाया इतने सुंदर तारे। तो ये मेरे प्रभु जी की कितनी दया है। ये मीठी मीठी हवा, ये सुंदर चांद, ये चमकते हुए तारे, ऐसा प्यारा दृश्य। तो वो बहुत भाव विभोर होकर के गाने लग गए।